किसान भाइयों नमस्कार। कृषि संस्कृति चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का विषय है नेचुरल फार्मिंग। जब मैं नेचुरल फार्मिंग की बात करता हूं तो सिर्फ इसलिए करता हूं मित्र कि देश का हर किसान कर्ज से मुक्त हो जाए, देश का हर किसान स्वस्थ हो, निरोगी हो, देश के हर किसान के परिवार में खुशियां वापस आएं। और ये तब संभव है जब खेती फायदे का विषय बनेगा। अभी खेती घाटे का विषय है और सब लोग जानते हैं कि हर साल देश में लाखों किसान जमीन बेच करके शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं। कुछ लोगों ने जमीनें बेची नहीं है लेकिन जमीनों को किराए पर उठा दिया है, और जिसने जमीन को किराए पर लिया है वो जमीन के साथ क्या कर रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मित्र, धरती माँ की कोख किराए पर है। आज देश की 40% धरती माता किराए पर उठी हुई है, और जो लोग किराए की जमीन में खेती करते हैं वो इसके साथ अनाचार दुराचार करते हैं। धरती माता के साथ अनाचार दुराचार व्यभिचार सब कुछ हो रहे हैं। अब चूंकि जमीन किराए पर ली है तो मेरी तो है नहीं, 3 साल का ठेका है तो 3 साल में कितना निकाल लूं, कितनी फर्टिलिटी को निचोड़ लूं, कितना नीचे का पानी लूट लूं, किसी को कोई फर्क नहीं। तो कुछ लोग जमीन बेच चुके, कुछ लोग बेचने को तैयार हैं, कुछ लोगों ने किराए पर उठा दिया। अब कुछ 60% जमीन मुक्त है। जो किसान खुद खेती करता है वो बहुत संकट में है। मित्र, अब कहते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। अगर भारत की आत्मा गांव में बसती होती तो गांव से लोग शहर की ओर पलायन क्यों करते? शहर के लोग गांव की ओर आते। तो इसका मतलब है भारत की आत्मा गांव में नहीं है, भारत की आत्मा शहर में है। अब हम कोई पूछे कि शहर में है क्या, तो हमने कहा ना, भारत के लोगों की आत्मा कागज के नोट पर बसती है। सबको कागज का नोट प्यारा है। किसी को अच्छी हेल्थ नहीं चाहिए, पवित्र मन नहीं चाहिए, सुखी जीवन नहीं चाहिए, मन को शांति नहीं चाहिए, कागज का नोट चाहिए। और सब फड़फड़ा रहे हैं। हम जब गांव में देखते हैं, जाते हैं, लोगों से बात होती है तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है। इसलिए मैं नेचुरल फार्मिंग कैसे की जाती है वो विषय एग्जैक्टली बताने का प्रयास करता हूं। और ये भी कहता हूं कि सोशल मीडिया में जैविक खेती के, प्राकृतिक खेती के जितने भी लोग बात बता रहे हैं वो सब आपको गुड्डे गुड़िया का खेल खिला रहे हैं, और आप भी उसी गुड्डे गुड़िया के खेल में मस्त हैं। ये मेरा सेंटर है कृषि दर्शन एवं आध्यात्मिक शिक्षा केंद्र। क्योंकि खेती मित्र दर्शन का ही विषय है, खेती आध्यात्म का विषय है। मैं कितनी बार बोलता हूं, खेती से बड़ी भगवान की कोई पूजा नहीं है, खेती से बड़ी कोई साधना नहीं है, खेती से बड़ा कोई यज्ञ नहीं है, खेती से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अब इस बात पर देश के बहुत सारे धर्म गुरु जो है हमसे नाराज हैं कि मेरे धर्म पर, मेरे व्यवसाय पर आप जो है गड़बड़ कर रहे हो। किसान भाइयों, धर्म कोई धंधा नहीं है, धर्म कोई बिजनेस नहीं है। और खेती जो है चूंकि ऐसा पवित्र धर्म है कि खेती आपको कभी निराश नहीं करेगी। मैंने बोला कि 100 साल पहले, 70 साल पहले कहा जाता था वो तब खेती मध्यम बांधने से चाकरी भीख निदान। फिर आज क्या हुआ? आज किसान आज उत्तम खेती क्यों नहीं रही? आज खेती सबसे निकृष्ट पायदान पर पहुंच गई।
70 सालों से कृषि तकनीकियों ने किसान को नाना प्रकार के सब्ज बाग दिखाए, सपने दिखाए, और सपने दिखा दिखा करके क्या किया, एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया पेस्टिसाइड का, कृषि यंत्रों का, बहुत बड़ा एम्पायर। आपको कई बार बोल चुका हूं, देश में 4.5 लाख करोड़ रुपए का केमिकल फर्टिलाइजर और देश में 8 लाख 7 लाख करोड़ रुपए का पेस्टिसाइड यूज होता है। इतनी ज़्यादा पैदावार किसान करता है देश में। 330 मिलियन टन खाद्यान्न, 220 मिलियन टन सब्जियां, 110 मिलियन टन जो है फल। इतनी बड़ी इंडस्ट्री जहां इतना पैदावार होता है, फिर वो किसान कर्ज में क्यों है? दूसरी चीज, खेती हम कर रहे थे अपने भोजन के लिए, अपने जीवन के लिए, अपनी मौत के लिए खेती नहीं कर रहे थे। आज की खेती ने किसान को कर्ज में, नर्क में डुबो दिया और आम कंज्यूमर को अस्पताल भेज दिया। तो कई बार बोलते बोलते मैं ऐसा बोल जाता हूं, क्या देश की नीतियों को जागना पड़ेगा, देश के टेक्नोक्रेट को जागना पड़ेगा, देश के ब्यूरोक्रेट को जागना पड़ेगा, देश के हर बुद्धिजीवियों का विषय है खेती बचाओ, धरती बचाओ, जंगल बचाओ, जल बचाओ अभियान। आज ना मैं धरती की फर्टिलिटी बचा रहा हूं, ना वर्षा का पानी बचा रहा हूं, ना जलाशय बचा रहा हूं, ना जंगल बचा रहा हूं, ना जीव बचा रहा हूं। हम केवल एक ही चीज का संग्रह कर रहे हैं, कागज के नोट का। और मेरी गलतफहमी देखिए, मेरा पागलपन देखिए कि हम सोचते हैं कागज का नोट हमारा कल्याण कर देगा। कागज का नोट कल्याण नहीं करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कागज का नोट गड़बड़ है। कागज का नोट बहुत जरूरी है आज की तारीख में, क्योंकि सारा खरीद फरोख्त वही करता है। लेकिन बात किसान की करता हूं मित्र। जब मैं प्राकृतिक खेती की बात करता हूं तो कहता हूं, खेती आखिर कहां करते, खेती कौन करता है? एग्जैक्टली खेती जंगल में कौन करता है? जंगल में तो कोई आदमी नहीं है, वहां फिर भी खेती हो रही। वहां की खेती जीव जंतु करते हैं, नाना प्रकार की वनस्पतियां चिड़ियां बो देती और उनको प्रकृति पाल लेती है, प्रकृति उगा देती है, प्रकृति सब कुछ कर देती। खेती भी मित्र हमको सिर्फ मैनेजमेंट करना है। मैनेजमेंट किसका? देखिए आप, धरती की फर्टिलिटी का मैनेजमेंट, धरती के ऊपर कौन कौन सी वनस्पतियां नियोजित की जाएं ये मैनेजमेंट, जलवायु के अनुसार कौन सी वनस्पति उचित है, कौन सी अनुचित है ये मैनेजमेंट। तो आज मैं धरती की फर्टिलिटी का ख्याल नहीं रखता हूं। धरती के नीचे भूगर्भ जल स्तर कितना नीचे जा रहा है इसका भी ख्याल नहीं रखता हूं। धरती के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी पेस्टिसाइड डाल करके कितनी नष्ट हो रही इसका भी ख्याल नहीं रखता हूं। वर्षा का पानी खेत से निकल करके नदी नाले से फिर समुद्र में चला जाता है, इसका भी ख्याल नहीं रखता। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि जैसे आज की तारीख में बहुत सारे किसान मत, जैसे जीवामृत मैं बताता हूं, जीवामृत और संजीवनी, अभी ये एग्जैक्ट ये वाली वीडियो जो है ना मेरी, बहुत लोग नहीं देखेंगे। और जैसे मैं जीवामृत बनाना सिखाता हूं कि 10 किलो जंगल की मिट्टी कर देगी खेती का, कर देगी किसान को मालामाल, ये टाइटल होगा तो बहुत बहुत लोग देखेंगे। और जब सत्य बोलेंगे तो सत्य कोई नहीं सुनेगा। तो फिर बता दूं, जीवामृत कितने दिन डालेंगे? तो मैं अक्सर किसानों से कहता हूं, मित्र ध्यान रखना, मैं जो बताता हूं उसके पीछे का मेन मकसद क्या है? मेन मकसद है कि मैं अपनी धरती माता को कैसे समृद्धशाली बनाऊं। क्योंकि धरती जब समृद्ध होगी तो देख लेना, जब ये धरती माँ समृद्ध होगी तो माँ ही सब कुछ करती। खेती कौन करता? माँ करती है। जो फसल बोता हूँ क्या, वो माँ का बच्चा है। माँ के गर्भ में मैंने बीज बोया है, उसको पालेगा कौन, जमाएगा कौन, फल फूल कौन लगाएगा? धरती माता लगाएगी, जलवायु लगाएगी। तो हमको नियोजन करना मित्र कि धरती कैसे हमारी संपन्न बनी रहे। धरती में मेरे कैसे ह्यूमस 1% से ज़्यादा हो जाए, 2% हो जाए तो अति उत्तम, कहे नहीं क्या।
आज आपको धरती में कोई बीज बोना होता है तो उसके 7 दिन पहले जमीन में पानी भरते हैं, फिर ओट आने पर बीज बोते हैं ताकि नमी में बीज जम जाए। लेकिन अगर जमीन में ह्यूमस की मात्रा 1% से ज़्यादा है तो आप जमीन को जोत करके बीज बो दीजिए, बीज के जमने लायक नमी हमेशा रहेगी जमीन पर, यानी पलेवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जमीन में अगर कार्बन की मात्रा बहुत है तो आपको सिंचाई की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जमीन में ह्यूमस या जीवांश की मात्रा 1% से ज्यादा है तो किसी फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जमीन में अगर बेनिफिशियल जो जमीन में रहने वाले नाना प्रकार के माइक्रोब्स हैं, सारे के सारे माइक्रोब्स होंगे तो कभी बीमारी नहीं लगेगी। और धरती के आसपास, हमारी जमीन के आसपास अगर नाना प्रकार के वृक्ष खड़े हैं जिसमें चिड़ियां रहती हैं, कभी कीड़ा नहीं लगेगा। और रेयर अगर 1-8% लग भी जाए तो आप, बुजुर्ग लोग कहते थे, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। मित्र, हमें अल्टीमेटली प्रकृति पर भरोसा रखना पड़ेगा और प्रकृति के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। और जब मैं प्रकृति कहता हूं तो हमको क्या करना है? बहुत कुछ नहीं करना है। हम जैसे कहते हैं कार्बन बढ़ाओ, तो कार्बन बाजार से नहीं लाना, आपको बाजार से खाद भी खरीद के नहीं लाना कि मुर्गी की खाद, बर्मी, कुछ नहीं खरीदना। धरती से जो उगा उसका एक भाग होता है जो मनुष्य के लिए उपयोगी होता है, एक भाग होता है जो मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं होता, जिसको हम फसल अवशेष कहते हैं। जो मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं उसको धरती को वापस कर दो, अगर सड़ा गला करके वापस कर दो, कंपोस्ट बना के वापस कर दो तो अति उत्तम। नहीं कर सकते तो धरती में आज इट छोड़ दो। लेकिन जब मैं ऐसे बोलूंगा तो बहुत सारे लोग दलील देने लगे कि सचान साहब वो गेहूं काटा था, गेहूं के बाद फिर धान लगाना था, गेहूं का भूसा कैसे चलेगा, धान कैसे रोपे। ये तुम्हारी दिक्कत है, क्योंकि अभी आप 1000 दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। एक दिक्कत झेलनी पड़ेगी, कार्बन बढ़ाना ही पड़ेगा। तो धरती की कोख को उर्वर बनाने के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं करेंगे। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो जानते हो क्या होगा? हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। आज तो मैं बता दूं, आप बीमार हो, बच्चे बीमार पैदा हो रहे हैं और आगे आने वाले बच्चे खेती भी नहीं कर पाएंगे। तो मित्र, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड में, ये मैंने केंद्र बनाया था। इसकी थीम मेरी 15 साल पहले से थी कि कृषि, लोगों को कृषि सिखाएंगे। और कृषि चूंकि दर्शन शास्त्र का विषय है, इसलिए दर्शन शास्त्र बताऊंगा। और मैं मेरा जो शरीर है, शरीर को भोजन चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, लेकिन शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी, शुद्ध हवा चाहिए। वो कृषि से आएगी, प्रकृति से आएगी, जंगलों से हवा आएगी, जंगल ही बारिश लाएंगे। मेड़ जब मजबूत होगी, पानी सीपे जो कि कुएं में 30 फुट से कुआं से पानी निकालेंगे तो वही पानी जो हमारा शुद्ध पानी होगा। 250 फुट से निकाला गया पानी कभी शुद्ध नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। सब लोग जानते हैं कि मिनिमम से 1500 TDS का पानी तो पूरे देश में है और कहीं कहीं तो पानी 4000 TDS तक का पहुंच गया। सभी लोग जानते हैं कि हमारे भोजन में जहर हैं। मजे की बात यह देखिए मित्र, मैं कहता हूं धर्म और अधर्म के बीच का भेद समझना है, आज दुनिया को समझना है। अभी सारी दुनिया अधर्म की ओर बढ़ रही है। कहा जाता था धर्मो रक्षति रक्षता, अगर मैं धर्म की रक्षा करूंगा तो मेरा धर्म रक्षा करेगा। लेकिन आज मैं धर्म की रक्षा तो क्या, धर्म को जानबूझ करके नष्ट कर रहा हूं, जानबूझ करके। धरती की उर्वरता बढ़ा नहीं रहा हूं, धरती की उर्वरता नष्ट कर रहा हूं। जीव जंतुओं का संवर्धन नहीं कर रहा हूं, जीव जंतुओं को पेस्टिसाइड डाल के मार रहा हूं। हम खेती ऐसी कर रहे हैं कि जहर उगा रहे हैं, जहर। 400 ग्राम टमाटर का बीज 1 एकड़ में लगाया, 6 बोरी DAP डाला, 5 बोरी यूरिया डाला, जिंक डाला, सल्फर डाला, फिर 40,000 रुपए से लेकर के और 90,000 रुपए तक का पेस्टिसाइड डाला। अब 1 एकड़ में
50,000 70,000 रुपए का पेस्टिसाइड डाला जाएगा, फिर वो कंज्यूमर खाएगा तो मरेगा कि जिएगा। इसी प्रकार फलों का खेल है। अनार हो, पपीता हो, केला हो, सेब हो, अंगूर हो। जैसे डॉक्टर कहता है कि फल खाइए, मैं कहता हूं जिसको जल्दी मरना हो फल खाइए। डॉक्टर कहना हेल्दी रहना हो तो फल खाइए, मैं कहता हूं जल्दी मरना हो तो फल खाइए। टेलीविजन में एक प्रचार आता है, दूध पिएगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। मैं क्लियर कर दूं, दूध पिएगा इंडिया तो जल्दी मरेगा इंडिया। सब्जियां खाएगा इंडिया तो जल्दी मरेगा इंडिया। कारण क्या है मित्र? कि सब्जी फल खेती जब हम करते तो मैंने बोला कि खेती की जाती है एक अच्छे भोजन के लिए, तन और मन के स्वस्थ रहने के लिए। और आज की जो खेती है, हालांकि किसान का दोष नहीं है, दोष तो उन लोगों का है जिन्होंने अपने लाभ के लिए किसान को यहां ले जाकर के खड़ा कर दिया, उसको कभी सत्य बताया ही नहीं। मैं देश के किसानों से, देश के आम नागरिक से अपील करता हूं कि सत्य अगर नहीं जानेंगे, सत्य को नहीं मानेंगे, तो उसका मतलब हुआ, सत्य का मतलब होता है ज्ञान, सत्य का मतलब होता है प्रकाश, सत्य का मतलब होता है आनंद। और सत्य नहीं जानते, असत्य जानते, तो असत्य का मतलब होता है अंधकार, असत्य का मतलब होता है अधर्म, और असत्य का मतलब होता है दुख। ध्यान रखना मित्र, मैं कागज के नोट की, भौतिक संसाधनों की रत्ती भर बुराई नहीं करता, लेकिन भौतिक संसाधन और कागज के नोट इतने ज्यादा हावी ना हो जाएं कि मैं सनातन को, सत्य को, संस्कृति को, धर्म को भूल जाऊं। धर्म पहले है, और धर्म का मतलब होता है ज्ञान। जहां ज्ञान है वहां कागज का नोट भी होगा, जहां ज्ञान होगा वहां भौतिक संसाधन भी होंगे। लेकिन मैं अज्ञानी हो जाऊंगा, भौतिक संसाधनों के, कागज के नोट को ज्यादा तवज्जो दूंगा, तो भौतिक संसाधन और सनातन की जो व्यवस्था, जो ईश्वर की, परमात्मा की व्यवस्था है, वो नष्ट हो जाएगी। तो फिर सांस तो हमको यहीं से लेना है। आपका मोबाइल, आपका टेलीविजन आपको ऑक्सीजन नहीं दे सकता। आपके घर में रखा हुआ कोई भी भौतिक संसाधन आपको 2 वक्त का पीने का पानी नहीं दे सकता। आपके घर में रखे हुए भौतिक संसाधन और बैंक में डिपॉजिट करोड़ों करोड़ों रुपया आपको शुद्ध भोजन नहीं दे सकता। तो शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन जब मिलेगा, तब मैं शरीर से और मन से स्वस्थ रहूंगा, तब मेरे जीवन में सुख और शांति आएगी। लेकिन उसके लिए मुझे सनातन की सुरक्षा करनी पड़ेगी। तो मैं देश के किसानों से कहता हूं मित्र, और सुनिए, हमारे साथ जो 4, 5, 6 लाख लोग जुड़ गए हैं, मैं उनसे अपील करता हूं, चुप मत बैठिए मित्र, मुंह से बोलिए सत्य को। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग मुंह से बोलेंगे, उतना ही जल्दी सत्य जो है पुनर्स्थापित होगा। हम सत्य जानते लेकिन सत्य बोलने की हिम्मत नहीं जुटाते, तो आप कायर हैं। सत्य जानिए और सत्य बोलिए, सत्य के मार्ग पर चलिए, धर्म की और सत्य की स्थापना के लिए जो कुछ करना पड़े करिए, और नहीं तो गीता पढ़ना बंद कर दीजिए, राधा नाम जपना बंद कर दीजिए। ये सब ड्रामों से कुछ भी नहीं होने वाला है। नमस्कार।